दी है मैंने, लेकिन ये वो पहली चीज़ हमने क्लियर की है कि सिग्नल्स खुद डायरेक्टली किस तरह से इसके लेवल को एक्साइट भी करते हैं और फिर इस एक्साइटेशन को थ्रू पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल भी करते हैं और ये इनहिबिट हो जाते हैं एक इनहिबिटरी एरिया की वजह से। अब सेकंड बात हमने करनी है कि किस तरह जो न्यूरो हार्मोनल सिस्टम होता है, हमने कहा वो जो नर्व इम्पल्सेस होंगी ब्रेन स्टेम के लेवल से वो किसी एक न्यूरो हार्मोनल सिस्टम को आके स्टिमुलेट कर देंगी और ये फर्दर जो है वो हार्मोन रिलीज़ करेगा और ये डिफरेंट हार्मोन जो है वो डिफरेंट लेवल्स को एक्साइट करेंगे या इनहिबिट करेंगे या फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, 4 न्यूरो हार्मोनल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सबसे पहला अगर हम न्यूरो हार्मोनल सिस्टम की बात करें तो बुक से बस जल्दी जल्दी हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोकस सिरोलिस। ठीक है, और इसको हम नॉरएपिनेफ्रिन सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि लोकस सिरोलिस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सिक्रीट करता है नॉरएपिनेफ्रिन और ये नॉरएपिनेफ्रिन ब्रेन के तकरीबन तमाम रीजन्स में जाता है। मोस्टली तो ये नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी होता है लेकिन कुछ जगहों पे ये इनहिबिटरी भी होता है और ये नॉरएपिनेफ्रिन आपने याद रखना है रैम स्लीप कॉज करता है। रैम स्लीप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस सिस्टम का, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। दूसरा हमारे पास जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड डोपामिनर्जिक सिस्टम या डोपामिन सिस्टम, क्योंकि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है वो क्या रिलीज़ करता है, डोपामिन रिलीज़ करता है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा हमने कहाँ पढ़ा था, बेजल गैंग्लिया के रिलेशंस में पढ़ा था। ये एंटीरियरली पड़ा हुआ होता है सुपीरियर मीजेंसेफेलॉन के थ्रू और इसकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो मैनली फाइबर्स देती हैं क्वाड्रेट को और पुटामिन को और वहाँ पर डोपामिन सिक्रीट करती हैं और उनकी इनहिबिशन कॉज करती हैं। और आपने याद रखना है अगर डोपामिन नहीं होगा तो पार्किंसन डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो डोपामिन के हवाले से ये याद रखना है। और ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डोपामिन या सेरोटोनिन जो सिस्टम है सेरोटोनिन सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन रिलीज करेगा और वो कॉर्डेट के पास एंड सिंगुलेट वगैरह के पास जाएगा, फ्रंटल कॉर्टेक्स तक भी जाएगा और यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट कॉज करेगा। थर्ड जो सिस्टम आ जाता है वो हमारे पास आता है रेफी न्यूक्लाई का सिस्टम जो कि सेरोटोनिन रिलीज करता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पेन सप्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो एनाल्जेसिया सिस्टम होता है उसमें रेफी मैग्नेस सेरोटोनिन रिलीज करता है जो जाके पेन सिग्नलिंग सिग्नल्स को इनहिबिट कर देता है। उसके अलावा हमने स्लीप वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो हमारे पास रेफी न्यूक्लियस है वो जब रिलीज करता है सेरोटोनिन तो ये सेरोटोनिन बहुत सारे एरियाज की इनहिबिशन कॉज करता है, थैलेमस की भी, हाइपोथैलेमस की भी, रेटिकुलर फॉर्मेशन की भी और स्पाइनल कॉर्ड में जाके पेन की। ठीक है, तो जब इतने सारे एरियाज को ये इनहिबिट कर देता है तो अनकॉन्शियसनेस की स्टेट कॉज कर देता है यानी नेचुरल स्लीप कॉज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि जो रेफी न्यूक्लियस है वो क्या चीज़ कॉज करता है, ये हमारे पास नेचुरल स्लीप कॉज करता है, जबकि जो नॉरएपिनेफ्रिन था वो हमारे पास रैम स्लीप कॉज कर रहा था। और डोपामिन का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो पार्किंसन हो जाएगा। आखिरी हमारे पास होता है गाइगेंटो सेलुलर न्यूरॉन्स ऑफ रेटिकुलर एक्साइटेटरी एरिया और एसिटलकोलिन सिस्टम। ये हमारे पास क्या रिलीज करती हैं, एसिटलकोलिन रिलीज करती हैं। एसिटलकोलिन जाके सेरिब्रल एक्टिविटी को एनहांस करता है। हमने ऑलरेडी भी देखा है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है लेकिन कुछ जगहों पर ये इनहिबिटरी भी हो सकता है। और ये आपने याद रखना है ये वेकफुलनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब सुबह के टाइम हम जाग रहे होते हैं ना, नींद से जब जागते हैं तो उस टाइम जितनी भी इनहिबिशन जो कि सेरोटोनिन ने की हुई थी उसको ओवरकम करने के लिए ये एसिटलकोलिन यूज होता है। तो एसिटलकोलिन वेकफुलनेस की कंडीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि सेरोटोनिन नेचुरल स्लीप में, नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रैम स्लीप में और डोपामिन अगर नहीं होगा इनहिबिटरी एक्शन लॉस हो जाएगा तो पार्किंसन डिजीज हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ से जो हमें याद रखनी है। उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, गैबा हो गया या ग्लूटामेट, वैसोप्रेसिन वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन की एक्टिविटी में। लेकिन मेजर दो चीज़ें थी वो हमारे पास क्या थे, एक तो डायरेक्टली एक्साइटेटरी सिग्नल्स, ठीक है, और इनहिबिटरी सिग्नल, ठीक है, ये हमने देख लिया और इसका हमने फीडबैक रिस्पॉन्स भी सारे का सारा देख लिया। उसके बाद ब्रेन की एक्टिविटी 4 न्यूरो हार्मोनल सिस्टम के थ्रू मेंटेन होती है वो भी देख लिया। अब बात करते हैं हम लिम्बिक सिस्टम की। लिम्बिक को मेजर जो पोर्शन है हमारा वो ये लिम्बिक सिस्टम है। शुरू में बच्चों जो लिम्बिक सिस्टम था ना, इसका लिम्बिक का मतलब भी था बॉर्डर, ठीक है, और इसको बॉर्डर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए या उनको डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता था जो बेजल गैंग्लिया या बेजल रीजन ऑफ सेरिब्रम के लॉन्ग प्रेजेंट है। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो बॉर्डर स्ट्रक्चर जिन्हें हम कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इमोशंस के साथ, बिहेवियर के साथ, मोटिवेशन के साथ वो डील करते हैं। उसको पूरा एक सिस्टम बना दिया गया जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम का एक मेजर पार्ट है हाइपोथैलेमस और हमें पता है हाइपोथैलेमस और इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बिहेवियर कंट्रोल में या हमारे इंटरनल बॉडी कंडीशन जैसा कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, ऑस्मोलैरिटी हो गई, उसके अलावा हमारी हमने कब खाना है, कब पीना है, कब नहीं खाना, बॉडी वेट है, इन सब के साथ हाइपोथैलेमस डील करता है। इसलिए हम कहते हैं हाइपोथैलेमस हमारे वेजिटेटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व है। अब थोड़ी सी एनाटॉमी उन्होंने लिम्बिक सिस्टम की बताई दी है जिसको आप सिर्फ इस डायग्राम से ही समझ सकते हैं। मिडिल में हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसके अराउंड कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, जैसे उसके ऊपर इंटीरियर न्यूक्लाई है थैलेमस का, नीचे मैगडेला होता है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट पे अगर हम देखेंगे तो पैरा ओल्फैक्टरी एरिया और हिप्पोकैम्पस है एंड बेजल गैंग्लिया के कुछ पोर्शन होते हैं और सेप्टम एरिया होता है। उसके ऊपर ये जो एक रिंग पड़ी हुई है ना, ये हमारे पास जो है लिम्बिक कॉर्टेक्स इसे कहते हैं। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास डिराइव हुआ हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 गायरस होंगे और 2 एक ही हमारे पास हुक लाइक पोर्शन अंकस है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये टेम्पोरल लोब की इंफीरियर सरफेस में हमने पढ़ा हुआ था, ये अंकस होता है। और ये हमारे पास ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स है फ्रंटल साइड पे, ठीक है। ये 2 बातें होंगी। 3 गायरस हैं, सब क्लोजल गायरस, इंगुलेट गायरस एंड पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस।
ये इसकी थोड़ी सी एनाटमी बताई हुई है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि जितना भी लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो रेटिकुलर न्यूक्लाई के साथ मिलकर उनके एसोसिएशन में ही काम करते हैं। बहुत सारे फाइबर्स यहाँ से रेटिकुलर सब्सटेंस के पास जाएंगे और उससे फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बॉडी की कंट्रोल होंगी। ऐसा नहीं है कि हाइपोथैलेमस या लिम्बिक स्ट्रक्चर्स अकेले काम कर लेते हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट बंडल उन्होंने बताया हुआ है जो सब ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स से और इस सेप्टम एरिया से स्टार्ट होता है और थैलेमस के मिड तक आता है, ठीक है। और थैलेमस के मिडल से वो नीचे चला जाता है ब्रेन स्टेम के पास, ठीक है। ये जो एक बंडल होता है इसको हम बोलते हैं मीडियल फोरग्रैंड बंडल। ये बंडल आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट जो है वो कहाँ से, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता हुआ और सेप्टम एरिया से हाइपोथैलेमस के मिडल में और वहाँ से नीचे ब्रेन स्टेम में। इसके अलावा बताता है और भी बहुत सारे शॉर्ट फाइबर्स हैं जो इन डिफरेंट बेजल रीजन्स के दरमियान पाए जाते हैं, जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन तक एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद जो मेजर चीज़ है बच्चों, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आपने याद रखना है ये बहुत स्मॉल साइज़ का होता है। इसको मैं इसलिए तेज़ तेज़ व्यू कर रही हूँ क्योंकि इसमें एमसीक्यू नहीं आता है सच, लेकिन एमसीक्यूज़ काफ़ी आते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस डिस्पाइट से स्मॉल साइज़ ओनली 4 ग्राम है हमारी बॉडी का, लेकिन उसके अलावा ये 2 वे कम्युनिकेशन करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम के साथ। हाइपोथैलेमस क्लोजली रिलेटेड होता है, आउटपुट सिग्नल्स भेजता है ये 3 डायरेक्शन में। एक तो ब्रेन स्टेम की तरफ भेज रहा है, ठीक है। दूसरा ये अपवर्ड भेजता है डायनसेफेलॉन और सेरिबेलम की तरफ, और तीसरे इसके सिग्नल्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाते हैं और ये एंडोक्राइन फंक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के जो सिग्नल्स हैं वो 3 तरह से जा रहे हैं, एक नीचे रेटिकुलर फॉर्मेशन में, एक ऊपर डायनसेफेलॉन और सेरिब्रम के पास, और तीसरा जो है वो ये जाते हैं पिट्यूटरी वाला जो इन्फेंडिबुलम था ना हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उस इन्फेंडिबुलम के पास जाते हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सिक्रेशन को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है डिस्पाइट इट्स स्मॉलर साइज ओनली 4 ग्राम है ये। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे बस इतना बता रहा है कि जो हाइपोथैलेमस है ना वो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन हमारी बॉडी के कंट्रोल करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है गाइटन के अंदर ही। इसका जो हाइपोथैलेमस का जो रोल था हमारे आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करने का, उसे हमने चैप्टर 18 में पढ़ा था। आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन के साथ थ्रस्ट और वाटर कंजर्वेशन के साथ जितना भी हाइपोथैलेमस का रोल था, एज वी नो हमने उसे रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। उसके अलावा एपिटाइट एंड एनर्जी के साथ भी, एक्सपेंडिचर के साथ जो हाइपोथैलेमस का रोल है उसे हम चैप्टर 72 में पढ़ेंगे। टेम्परेचर रेगुलेशन हमने अलग पढ़ी है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस का रोल है, और इसके एंडोक्राइन को हमने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में अलग से पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी ये हाइपोथैलेमस के इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसमें यहाँ पे इसको डिस्कस ना करें, इसलिए हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन की। बस आप अपने पास शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ये बच्चों लिखना है, सिर्फ एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू में ऐसा नहीं आते। तो आपने याद रखना है कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस के जो लेटरल एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई हैं या पोस्टीरियर और लेटरल हाइपोथैलेमिक पोर्शंस हैं, वो क्या करते हैं कि वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करते हैं। जबकि जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लाई है, मीडियल वाला प्री ऑप्टिक न्यूक्लाई, वो हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करेगा। तो ये इसकी कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन है। इसके बाद अगर हम बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करेंगे तो यही जो मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है इसके ऑपोजिट जो लेटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ना, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ बॉडी। सो वो टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसकी डिटेल आपने यहाँ पे नहीं पढ़नी। थर्ड पे हमने कार्डियोवास्कुलर भी देख लिया, टेम्परेचर भी देख लिया। थर्ड पे हम बात करते हैं बॉडी के वाटर रेगुलेशन की, ठीक है। बॉडी की वाटर रेगुलेशन किस तरह से होती है, एक तो इनटेक को बैलेंस किया जा सके, ठीक है, एक तो इनटेक पे गौर किया जा सके, एक जो आउटपुट होता है यानी जो यूरिन से हमारे पास आउटपुट निकल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इनपुट को भी यानी जितना पानी हम पीते हैं उसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और आउटपुट को यानी यूरिन को भी करता है। इनपुट को किस तरह से करता है कि इसके यही जो हमारे पास लेटरल हाइपोथैलेमस पड़ा है ना हमने, इसी लेटरल हाइपोथैलेमस के अंदर पड़ा हुआ होता है थ्रस्ट सेंटर, ठीक है। जैसे ही बॉडी में पानी की कमी होती है, थ्रस्ट सेंटर का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होता है और ये बंदे को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इंसान जल्दी जल्दी जो भी उसके आसपास पानी से मिलता है वो पीता है और तब तक पानी पीता रहता है जब तक कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नॉर्मलाइज नहीं हो जाता। इस तरह से ये इनटेक को कंट्रोल करता है लेटरल हाइपोथैलेमस थ्रू थ्रस्ट सेंटर, ठीक है। और अगर हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे आउटपुट की, तो आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस है, ऐसे अगर हाइपोथैलेमस होता ना, मुझसे सही तो डायग्राम शायद नहीं बनेगी, लेकिन हाइपोथैलेमस इस तरह से जो है वो हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लाइज भी होते हैं और